गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सुहाना आर्ट क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और मैं आज आपके लिए 50 प्रश्न लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। आप थोड़ा ही प्रश्न मत देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत बेस्ट तरीके से बताऊंगी। आपको याद कराने का पूरा मेरा प्रयास है। बाकी आप कितना उसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी बच्चों, ठीक है। तो देखिए 50 प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से होती है। हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए कौन सा है। किस किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई है? किसको संज्ञा दी गई है तो बताइए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए तो किसको दी गई है। अब हम अपना आंसर ही दिखा देते हैं। तो किसकी दी गई है? ये बिहजाद को दी गई है। बिहजाद हैं। अब इनका हम बताते हैं। बिहजाद बाबर कालीन चित्रकार दो हैं। एक शाह मुजफ्फर हैं शाह मुजफ्फर है, दूसरे आपके बिहजाद हो गए। तो यहाँ बिहजाद को ला देते हैं, और इधर शाह मुजफ्फर हो गए। अब इन लोगों की दो खासियत है आपके बता रहे हैं, ये भी बहुत ट्रिक से। बिहजाद जो है, बिहजाद को ऐसे याद करिए कि ये दाढ़ी सहित चित्र बनाता था ना, और ये दाढ़ी रहित बनाता था। दाढ़ी सहित ये बनाता था, दाढ़ी रहित ये बनाता था। जो ये दाढ़ी नहीं रहता था उसको बनाता था, दाढ़ी सहित बनाता था। बिना दाढ़ी के नहीं बना पाता था। युक्त चेहरे जैसे बताते हैं ना। तो ये जात जो है ज़्यादा कर लीजिए। जिनके पास दाढ़ी ज़्यादा रहेगी वही बनाएंगे इसको। दाढ़ी युक्त चेहरे, ज़्यादा को ज़्यादा कर लीजिए। और मुजफ्फर को पूरा फर एकदम साफ कर लीजिए। तो इनको शाह एकदम साफ कर लीजिए। शाह मुजफ्फर यानी कि पूरा साफ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए एक जो है इनके, ये शाहनामा नामक प्रति को लाया था ना अपने साथ। तो शाहनामा के लेखक कौन है? आपके फिरदौसी हो गए। कौन हो गए? फिरदौसी। अब फिरदौसी को भी ऐसे याद रखिए आप लोग। ये शाह देख रहे हैं, शाह वाला शब्द, और यहाँ भी शाह देख रहे हैं। तो क्या देखिए, शाहनामा और फिरदौसी शब्द से याद करिए। ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर शब्दों को लगा के उसको ट्रिक से बैठा लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ बताई जो ट्रिक से आपको समझ में आया। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है। अब यहाँ देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है ग्रंथ है? इसमें महाभारत का फारसी अनुवाद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो देखिए अब ये हो गया रज्मनामा, फारसी अनुवाद है ना ये। तो देखिए इसमें भी दिमाग, महाभारत नहीं जाके कहीं रामायण भी चला जाता है। वहाँ दोनों रहते हैं, रामायण महाभारत दोनों रहेगा। तो क्या आप ऐसा मत इसको रामायण और रज्मनामा जहाँ सेम शब्द दिखाई दीजिए वो नहीं होगा। आप ये अपने दिमाग में जो मैं बता रही हूँ ट्रिक, उसको आप सेट कर लीजिए। वैसे ज़्यादा सबको याद ही है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है इससे। जो मैं बता रही हूँ उसे बनता है, बाकी आप लोग जो जिनको याद है उनकी अलग बात है। लेकिन ये दोनों जो जब साथ रहेंगे र और र, तब मत उसको करिए। जहाँ र की जगह माँ आपको दिखाई दे महाभारत, इसको सबसे मिला के देखिएगा। नहीं, दोनों सेम है तो नहीं होगा, ये होगा महाभारत। अब हमारा तीसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, अब हम इनके बारे में, देवी प्रसाद के बारे में थोड़ा बताएंगे जो आपको इनकी कहाँ शिक्षा हो, जैसे उस तरह कहाँ प्रिंसिपल बने, कैसे बने, कहाँ इनका जन्म कैसे, सब बता देंगे एक ट्रिक के माध्यम से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो बताइए कहाँ के प्रिंसिपल थे? ये कहाँ के थे? अभी हो गए इनका उत्तर देखिए कौन सा हो गया, मद्रास आर्ट स्कूल, यहाँ के प्रिंसिपल थे ना। और ये कब बने थे क्या यहाँ के प्रिंसिपल? 1929 में यहाँ के प्रिंसिपल बने, 1929। अब ये देवी जो हैं, देवी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ताज रंगपुर के ताज, यहाँ ताज ठीक से लिखता नहीं है इसमें ना, छोटी मोबाइल है इसलिए। ताज हट, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे तो आपको हम बताएंगे भी सही करके। अब इनका तो कब वो प्रिंसिपल बने थे मद्रास स्कूल में, बता ही दिए हैं कि 1929 में। 29 में प्रिंसिपल बने वहाँ पे। इनका जन्म कब हुआ?
इनका जन्म कब हुआ बता रहे हैं, थोड़ा सा सही कर ले इसको। 1899 से 1975, 1899-75। अब जब देवी जी हैं हमारी, इनको देवी प्रसाद को देवी जी बना लिए, देवी जी हैं तो इनका जन्म रंगपुर है और ताज हाट है ना, और वर्तमान में कहाँ है, पश्चिम बंगाल। देखिएगा तो ये तीनों शब्द आपको मिलेगा। अब हमारी जो देवी जी हैं, इसको भी देखिएगा, दोनों जो हमारी देवी जी हैं उनके ऊपर जो ताज लगा हुआ है, इसको हम याद कराने की ट्रिक बता रहे हैं। जो इनका जन्म हुआ, ये पूछता है ना, इनके ऊपर जो है, देवी जी के ऊपर जो ताज लगा हुआ रंगों से भरा हुआ है, वो काफ़ी रंगीन है और आगे से भी सुंदर है। आगे से तो सुंदर है, लेकिन पीछे से भी, पश्चिम बंगाल पीछे से भी सुंदर है। तो 3 चीज़ें आपकी समझ में आई जो मैं कह रही थी। अब ये चीज़ भी याद रखिएगा, कब ये बने थे, 29 में बने थे यहाँ के प्रिंसिपल, जो प्रश्न आगे था। अब जब यहाँ प्रिंसिपल बने देवी जी है ना हमारी, तो इनका जन्म यहाँ आपको बता दीजिए। अब आप कहेंगे कि प्रिंसिपल कहाँ के थे, तो आपको कभी कभी आदमी समझ नहीं पाए कहाँ के प्रिंसिपल, जो नहीं जानता, जो जानते। तो देवी जी को हमने अपने मन में बसा लिया, मन में बसा लिया। क्या कर लिया, देवी जी को हमने मन में बसा लिया तो मद्रास हो गया। ये 3 चीज़ें, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको आप अपने दिमाग में सेट रखिए कि देवी जी की जो ताज ऊपर लगाया हुआ रंगों से भरा हुआ है, और वो आगे से सुंदर तो है ही, पीछे भी बहुत वो सुंदर लगता है, पीछे से पश्चिम बंगाल। और जब इनकी बात आएगी कि ये कहाँ प्रिंसिपल थे, तो देवी जी को हमने अपने मन में बसा लिया, यानी कि मन में बसती हैं हमारी देवी जी, तो मद्रास हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और बता देते हैं। अभी देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में ही बताते हैं आपको, कुछ चीज़ें और उनकी हैं, कब उनको पद्म विभूषण मिला, कब क्या मिला, वो भी बता देते हैं आपको। अब देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी को 1954 किनको मिला था, नंदलाल बोस को विभूषण मिला था ना, पद्म विभूषण मिला। और इसके बाद जो है पद्म विभूषण मिला जब, तब तो पद्म विभूषण जब मिला, तो इसके बाद यहाँ फिर 54 में इनको जब भूषण मिला, तो फिर यहाँ देखिए 1958 में किनको मिला था, ये देवी प्रसाद राय चौधरी को मिला था। देवी प्रसाद राय चौधरी को मिला था 58 में। तब नंदलाल बोस को तो आपका विभूषण याद ही रह रहा था, सबको रटा हुआ कि 54। तब उसके 4 साल, 54 और 58, उसके 4 साल बाद किसको मिला, देवी प्रसाद राय को पद्म विभूषण मिला। अब देखिए यहाँ 54 हो गए। अब यहाँ आपको 3 लोगों को विभूषण मिला था, यहाँ पे उनका समय यही तीनों बताऊंगी। विनोद बिहारी को कब मिला था, अब इनको दोनों सन को मैं याद करवा दूंगी, इन दोनों को आपको 1974, इसलिए सामने लिखे हैं आपको याद कराने के लिए। अब विनोद को कब मिला था, 1974। अब यहाँ 1954, तो विनोद को मिला 74 में, देवी प्रसाद राय को मिला 54 में। 54-74 दोनों शब्द जब यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं सेम, तो आप इनको विभूषण तीनों लोग का एक साथ हम आपको याद करवा दिए हैं। बाकी आप देखिए, इनका तो 4 साल बाद हो गया, इनसे 4 साल बाद हो गया देवी प्रसाद राय चौधरी का नंदलाल बोस से विभूषण जब इनको मिला था। तब फिर ये हो गए विनोद बिहारी, इनको कितने मिला, 74 में मिला। तो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा ना, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको समझ में आ रहा, वो देखिए आप। अब देखिए, नौ बंगाल शैली, चौथा प्रश्न हमारा है। मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, इसलिए जल्दी करती हूँ, तो इतना ज़्यादा फास्ट होने से आप लोग समझ नहीं पाते हैं। चौथा प्रश्न, नौ बंगाल शैली किसकी देन है, तो एक क्या हो गया, नौ देखिएगा, नंदलाल, 9 जहाँ आ जाएगा वहाँ नंदलाल हो जाएगा, इसमें कुछ बताने वाला नहीं। आगे मैं अपना प्रश्न पढ़ती हूँ। अब देखिए, 5वां प्रश्न आपका है, शिल्प कला व रूपावली पुस्तक की रचयिता कौन है। अब बताइए, शिल्प कला और रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है, तो अब ये देखिए कौन हो गए, नंदलाल बोस हो गए हैं, नंदलाल बोस हो गए ना। अब यही शिल्प कथा भी, कुछ शिल्प करके और एक शब्द आता है कोई, वो उसके अभिनय नाटक, वो दोनों जब आ जाएंगे आपके सामने तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक शिल्प कुछ करके और है, हमको नहीं नाम याद आ रहा उसका, तो आप सोचेंगे इसमें अवनी बाबू होंगे कि कहीं गगनेन्द्र नाथ की तरफ न जाएगा दिमाग कहीं। तो इनको बहुत आसान तरीके से टिप्स मैं बताती हूँ कैसे आप याद करेंगे। ये नंद गोपाल जो थे,
हमारे कृष्ण भगवान कैसे थे उनका रूप, उनकी जो शिल्प, जो मूर्ति बनी है, शिल्पकारी की मूर्ति जो बनी है, उनका रूप इतना सुंदर था, रूप इतना सुंदर था। क्या आप मेरी बताने का मतलब समझते हैं कि नहीं बच्चों? क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? एक कृष्ण भगवान हो गए हमारे नंद लाल बोस, कृष्ण जी हो गए हमारे नंदलाल बोस। अब इनका मूर्ति जो शिल्प बना था, उसका रूप, उनका रूप इतना सुंदर उसमें लग रहा था कि आपको देखने लायक से जी एकदम भर जा रहा था। शिल्प के रूप को आप निहार ही रहे थे। तो जब नंदलाल बोस को देखिएगा शिल्प और रूपावली, तो आप इस कृष्ण भगवान की चीज़ें याद करके उनको सही कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए छठा प्रश्न आपका, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? देखिए, अब देखिए यहाँ उत्तर हो गया रेब्रा और माइकल एंजेलियो। तो रेब्रा के तो बहुत जानकारी हमको नहीं, इसमें शायद गलत हो गया है, या फिर अगर सही होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये माइकल एंजेलो जो है, इन्होंने ही होली फैमिली की चित्रकारी की है, यही इसके चित्रकार हैं। और इसमें भी देखिए, होली फैमिली जब आ जाएगी, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं रहेगा वो भी कई चित्रकार हो जाएंगे, उसमें विंची उंची कई नहीं आते हैं, रेब्रा भी आ जाएंगे आपके, और कोई और आ गए, गागिन ओगिन आ गई, तो गागिन आ गए, तो क्या आप सोचेंगे कहीं विंची तो नहीं इसके हो जाएंगे? लेकिन जिसको रटा हुआ हो तो नहीं भूलेगा, तो हम जान रहे हैं। लेकिन आप होली होली और माइकल, इसमें आप देखिए फैमिली में भी माँ है और माइकल में भी माँ है, तो इस शब्द से दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसके बाद आप इसको तुरंत आंसर लगाएंगे तब, ठीक है। और 7वां प्रश्न देखिए, प्रभाववाद का जनक कौन है? कौन है? कौन है बताइए? अब आपके हो गए क्लोद मोने। प्रभाववाद का जनक कौन है? क्लोद मोने हैं। अब देखिए एक माने हैं, इनको प्रभाववाद का अगुआ माना जाता है, यही तो जानते हैं कि इनको अगुआ माना जाता है। जो पहले इसको जो स्थापित करने के लिए योजना बनाए, उसको अगुआ मान लिए लोग, माने को। और इनको अब जो है सूर्योदय के, इन्हीं की सूर्योदय का प्रभाव है मोने का ना, जो आपको मैंने कल बताया था। तो इन्हीं के चित्र से जब हुआ इनका जन्म, तो इन्हीं को जनक भी, इन्हीं की चित्रकारी भी थी तो इन्हीं को जनक मान लिया गया। तब ये जो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे, तब ये माने के पास नहीं कि इनकी चित्रकारी जब सूर्योदय का प्रभाव के नाम से पड़ा हुआ है, तो यही इसके जनक भी होंगे। देखिए 8वां प्रश्न है, द बर्निंग जिराफ के चित्रकार कौन है? तो बर्निंग जिराफ के, जलता हुआ जिराफ जिसको कहते हैं, क्या वैसे वही है। तो इसके क्या हो जाएंगे? सल्वाडोर डाली। ये सल्वाडोर डाली का आपको हम कई बार बताएं, स्पेन, कई बार बताएंगे तो आपको रट जाएगा। गोया भी स्पेन, पिकासो भी स्पेन, तीनों का स्पेन। अब बर्निंग जिराफ, अब जलता हुआ जिराफ इसको कहते हैं ना कुछ। अब जो ये जिराफ जो पशु नहीं होता है, तो कितना बड़ा रहेगा कि वो डाली पे जाके बैठ जाएगा। तो खुद है उसका शरीर इतना बड़ा रहेगा कि वो डाली पे ही जाके बैठ जाएगा, ठीक है। डाली भी उसकी सल्वाडोर डाली। अब 9वां प्रश्न देखिए, स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत, क्या लिखा है इधर करते हैं। स्वर्णिम विभाजन के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? ये पूछ रहा है, तो सोचे पूछ रहा है किसने स्थापित किया था स्वर्णिम विभाजन को। तो देखिए इनका अनुपात था 2:3, 2:3 था, ठीक है। आ गया इसमें मोबाइल पर, ठीक है सही। अब देखिए प्रथम तकनीक छपाई कहाँ पर शुरू हुई? तो गोवा में हुई। अब देखिए, अब जब ये इसमें हम तो भैया जानते हैं कि प्रश्न में कन्फ्यूजन होते हैं। अब देखिए कहीं चीन हो भी जाता है, छपाई पाई के मामले में जब आता है चीन हो गया, तो कहीं आप कहेंगे कोलकाता तो नहीं है। इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलें। प्रथम तकनीक छपाई कहाँ पर शुरू हुई? अब देखिए तकनीक को हटा दीजिए, सीधा छपाई पे आ जाइए और गोवा को, 2 शब्द आप ले लीजिए। जैसे जब गोवा जैसी जगह पे आप घूमने जाएंगे, गोवा कोई घूमने मुंबई में गया है, मुंबई में गया है, वहीं पे गोवा है ना क्या? तो गोवा जैसी जगह पे वो घूमने जब जाएगा, तो क्या फ़ोटो नहीं छापेगा अपना? फ़ोटो तो खींचेगा ना, फ़ोटो खींचेगा तो उसको कहाँ छापेगा भी ना, उसको छापना ही कहेंगे फ़ोटो का ना। तो ये इसी से समझ लीजिए कि गोवा में ही छपाई है। गोवा जैसी जगह घूमने गया तो फ़ोटो जरूर खींचेगा। अब देखिए 11वां प्रश्न आपका, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। 11वां प्रश्न आपका, जेम्स ऑगस्ट। इसमें भी कन्फ्यूजन होगा,
आपको कई शब्द ऐसे रहते हैं जैसे न्यूज़पेपर ऊपर में। तो एक हम सुबह वाली क्लास में आपको बताए थे, विज्ञापन के पिता, विज्ञापन के पिता माँ कौन हो जाएंगे तब? डेविड ओगले हो जाएंगे। और ये न्यूज़पेपर के संस्थापक जब जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? जेम्स अगस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जिससे आप भूलेंगे नहीं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके साथ नाश्ता में जेम्स ऑफ ब्रेड भी साथ में करते हैं कि नहीं? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके साथ जेम्स ऑफ ब्रेड का नाश्ता भी करते हैं। उसको जेम्स को उसी से याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 12वां प्रश्न आपका, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? अब इसको मैंने कई बार आपको, जो मेरी थ्योरी की क्लासें चली हैं उसमें इतनी पुस्तक थी, जो व्याख्या में यूथ वाली में सारी पुस्तक को मैंने बहुत, जितनी भी पुस्तकें थी सबको मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया। हर वीडियो मेरा ट्रिक से भरा हुआ है। आप लोग देखिए, पीछे देख डालिए सारा वीडियो, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए प्री हिस्टोरिक इंडिया जहाँ आ जाएगी तो हमारे जो यहाँ धोनी होनी है, तो क्या हमारी इंडिया पीट सकती है? हमको तो लगता है नहीं पीटेगी। और यही पेंटिंग भी आएगा। दो प्रश्न आपको कन्फ्यूजन करेगा। एक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आ जाएगी तो पेंटिंग को क्या कर दीजिएगा? ब्रांडिंग है ना। जब आपकी कोई पेंटिंग रहती है तो उसको बॉर्डर ऑर्डर से कैसे आप उसको करवा देते हैं ना, बाइंडिंग वाइंडिंग करवा के अपने घर में लगवा देते हैं ना, तो ये बाइंडिंग हो जाएंगे। और इंडिया जब देखेंगे तो क्या हमारी इंडिया को कोई पीट सकता है? वो तो हमेशा आगे रहेगी। तो ठीक है, तो पिगाड़ हो जाएंगे। अब देखिए 13 प्रश्न आपका, बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई? कुषाण काल में बनाई गई, गांधार काल में बनाई गई हैं। अब इसमें से इसका आंसर देखिए किस काल में। अब जो है कनिष्क काल में, कुषाण काल था ना, तो ये कुषाण काल हो जाएगा इसका, कनिष्क कुषाण काल में। ठीक है, ये प्रश्न जो है लिख दिया काल और कनिष्क का काल वो पूछ रहा है। अब देखिए बीजुका नामक चित्र श्रृंखला किस चित्रकार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अब देखिए अवधेश मिश्रा जी हैं। ये मिश्रा जी हैं। एक वीडियो मैंने आपको बताया था, जितने भी वीडियो में बताऊंगी बार बार बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाए। जैसे बीज हैं, किसान बोए हैं तो उसमें खाद भी डालते हैं ना, खाद को मिलाएंगे तो मिक्स करेंगे ना, तो ये मिश्रा हो गए। बीज जब बोएंगे किसान, बीजुका, यहाँ बीजुका है, यहाँ बीज हो गया, बीजुका से बीज हो गया, और किसान जब खाद मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे? मिश्रा जी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 15 प्रश्न, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? अब लखनऊ का चित्र किसने बनाया पूछ रहा है आपका प्रश्न 15वां वाला। तो देखिए किसने बनाया है? तो आपके मदन लाल नागर ने बनाया है। इनका एक चित्र है सताया शहर, सताया शहर इन्होंने बनाया है। और रणबीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ के बाढ़ के चित्र, लखनऊ में जो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ का चित्रण जब पूछेगा, लखनऊ के बाढ़ का किसने चित्रण किया है? तो रणबीर सिंह बिष्ट आपके हो जाएंगे। रणबीर सिंह का जन्म आपको कैसे याद कराया था हमने? अब आपको याद है? 2898, 2898। अब यहाँ हम तो 19 लगाना भूल गए। आप लोग कहेंगे मैम 2898 क्या? 1928-98, 1928-98 जन्मदिन इनका गढ़वाल क्या, टिहरी गढ़वाल में हुआ था ना। तो हर कलाकार का मैं इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी जन्म भी। और अब देखिए कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई है? किस वर्ष हुई आप लोग बताइए। देखिए 1943 में हुई है। कब हुई है? 1943 में हुई है। इसके संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता। और इसमें एक आपके हेमंत मिश्र थे, हेमंत मिश्र हैं। प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले अति यथार्थवाद का प्रभाव किस पे दिखाई देता है? तो किस पे दिखाई देगा? हेमंत मिश्र पे सबसे पहले। ठीक है, प्रश्न आता है जो मैं बताई हूँ अभी आपको। अब देखिए नई फिल्म रंग रसिया किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? राजा रवि वर्मा के जीवन पे। और एक फिल्म इनके जो बनी है मकर मंजू, इनके जीवन पे आधारित भी है। देखिए 18 प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है? तो किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। किसने की है? दयाराम साहनी ने की है।
देखिए प्रश्न आपका है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं तब आपको समझ में आएगा, पूरा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा। राजस्थान के क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अब इसको जूम करेंगे थोड़ा, आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो प्रश्न छोटा हो जाएगा। पूरा पढ़ दिए ना, तो किस पे दिखाई देता है? जयपुर शैली पे। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल का प्रभाव दिखाई देता है? तब यहाँ कई चीज़ आ जाएंगे, उदयपुर भी आएगा आपके, और एक था राजस्थान भी आएंगे, सब कई शब्द आएंगे। तो वहाँ पे जहांगीर को याद रखिएगा, जहांगीर और जयपुर। जयपुर पे जहांगीरकालीन प्रभाव पड़ा हुआ है। शब्दों से आप छोटे से शब्दों को पकड़ के अगर याद रखेंगे तब आपको रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में सेट रख लीजिए कि जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक किस शैली पर दिखाई देते हैं। तो जहांगीर, जयपुर, ठीक है। बहुत ही समझने का तरीका बता रही हूँ, बाकी क्योंकि प्रश्न इतने हैं कि याद करना मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं कि सब चीज़ रट के आदमी बैठ जाए। तो 20वां प्रश्न देखिए, मोलाराम कौन है? मोलाराम कौन है? अब देखिए कौन है। अब ये चित्रकार हैं, ये भी प्रश्न बनेगा, चित्रकार हो गए। अब मोलाराम कहाँ के चित्रकार हैं पूछा जाता है ना, तो पहले तो आ जाएंगे, पहाड़ी भी पूछ देता है कभी कभी, पहाड़ी आंसर दे देता है, तो कहीं कहीं गढ़वाल देगा, दोनों इसी गढ़वाल, तो गढ़वाल के अंतर्गत ही है ना, गढ़वाल और पहाड़ी, तो दोनों आंसर में दे देगा आपको। आप सोचेंगे हमने तो गढ़वाल पढ़ा था, कहाँ से पहाड़ी आ गए? तो बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताते हैं, दोनों चीज़ें आपको दिमाग में सेट करवाते हैं। ये जो हमारे प्रभु राम जी हैं, इनको मोला राम जो है हमारे राम जी है, वो पहाड़ों पर उनकी जो मूर्ति इतनी गढ़ी हुई, इतनी सुंदर बनी हुई है कि मोला राम जी को आपने गढ़ के बना दिया है। पहाड़ों पर हमारे राम जी को, मूर्ति को बहुत ही सुंदर ढंग से गढ़ के बनाया हुआ है। तो क्या आप इसको याद रखेंगे ना, मोला राम को? तो गढ़वाल शैली हो गए, वो भी चित्रकार हो गए। अब देखिए आपका ये 21वां प्रश्न, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तब किसने की थी? तब देखिए टर्नर ने की थी। अब बादलों में देखिए, बादलों की पेंटिंग टर्नर। अब यहाँ रोमांटिक कालीन जो चित्रकार हैं, रोमांटिक इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश चित्रकार इनको माना जाता है ना, टर्नर को। तब देखिए यहाँ कांस्टेबल भी आएंगे आपके, कांस्टेबल, तो कहीं आपका दिमाग कांस्टेबल पर भी जाएगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे आपका दिमाग इन पर जाएगा नहीं, सीधा आप इनको टर्नर को ही मारेंगे। जब बादल आसमान में आपको दिखाई देगा, जब बादल आपको, तो मेढक नहीं होते हैं, मेढक बरसात में नहीं होते हैं, मेढक है ना, तो कैसे बोलते हैं? टर टर, टर टर आवाज़ निकालते हैं ना। जब टर टर बोलेंगे मेढक, तो बादल को देख के ही बोलेंगे ना, तो टर्नर ही वहाँ पे होंगे ना, तो कांस्टेबल तो नहीं होंगे ना। तो समझ में आया कि नहीं आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आप समझ गए मेरी बातों को? तो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करेगा? मेढक और टर्नर। मेढक बादलों के पानी के देख के ही टर टर बोलने लगेगा, हाँ, नीचे से। तो ठीक है। अब ये देखिए ड्यूरर जो है बालों के लिए जाने जाते हैं ना, बालों की अच्छी पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ड्रिल मशीन से तो नहीं, ड्रिल से करवाती है आजकल की औरतें बालों को, नहीं, दूर घुघराला करवा लेती हैं, तो उनको ड्यूरल से याद रखिएगा, ड्यूरल, घुघराले बाल वाले, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न ये लोग ला दिए हैं, तो उसमें तो कुछ तो कहना, क्या कहें। अब देखिए 22वां प्रश्न आपका, हमें एक दूध चित्रावली किसने की है? तो यहाँ इनका शॉर्टकट, नो शैलेंद्र डे का देखिए शॉर्टकट नाम लिखा हुआ है, NS डे, यस डे। अब 3 चित्रकार बनाए हैं मेघदूत, एक शैलेंद्र डे हो गए, हम तो 3 को जानते हैं, बाकी है एक हरिहर लाल मेड़ हो गए, एक राम गोपाल विजयवर्गीय हो गए, तीनों ने बनाया हुआ ना। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का वास का जहाँ वास, अब इनका माध्यम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनका वास है। तो ये आपके शैलेंद्र शिव को कहा जाता है, हरि भी उन्हीं को कहा जाएगा, लगभग भगवान का ही रूप है। ये राम भी भगवान के, तीनों जहाँ राम आ जाएंगे आपको वहाँ मेघदूत पेंटिंग, आप तीनों लोग को इसी से याद रखिएगा कि तीनों लोगों ने मेघदूत पेंटिंग बनाई है, ठीक है। देखिए मुगलकालीन चित्र संग्रह हमजानामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो 1200 चित्रों का संग्रह है। अब ये देख लेते हैं प्रश्न, आपका आ जाएगा ये वाला।
अब 24 प्रश्न है, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली है। अब देखिए 25वां प्रश्न आपका, अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? अब तो इसका उत्तर देखिए, औधिनी वित्री है, औषधिनी वित्री है इसका प्रथम ग्रंथ इसका। अब देखिए 26 प्रश्न, जैन शैली की चित्रों का निर्माण का समय क्या है? तो क्या हो गया, 10वीं से 15वीं, कहीं 10वीं दिया रहेगा कहीं 11वीं, दोनों जैसे आंसर देखिएगा वैसे लगाइएगा, सदी हो जाएगा। अब इसको पश्चिमी शैली, अब देखिए जैन शैली को पश्चिमी शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा था ना, एक बार इसको बताई थी, दोबारा बताऊंगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तब। अब जब ये जैन हैं, जब सूर्य भगवान हमारे, इनको सूर्य बनाइएगा, शैली को सूर्य बनाइएगा, जब हमारे सूर्य भगवान पश्चिम में जाएंगे जैन पश्चिम में जाएंगे तो हमको किसकी प्राप्ति होगी? अनंत की प्राप्ति होगी। जब पूरब से निकलेंगे तो कैसा लगेगा? गर्मी लगेगी ना। तो इनको पश्चिम में जो सूर्य भगवान जाएंगे तब आपको अनंत की प्राप्ति होगी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता, राय कृष्णदास रहेंगे तो हमारे कृष्ण भगवान रहेंगे जो, तो ये क्या करेंगे? जैन शैली में अभ्रंश शैली कहा था ना इनको, अभ्रंश। तो जब ये मटकी उटकी जब तोड़ते फोड़ते तो सारा भ्रष्ट कर देते थे, मटकी उटकी को तोड़ फोड़ के भ्रष्ट कर देते। तो कृष्ण से इनको राय कृष्णदास अभ्रंश शैली याद रखिएगा, ठीक है। 27वां प्रश्न आपका है, एलोरा की कौन को किस, और देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सब प्रश्न है। एलोरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेरुल नाम से जाना जाता है। ये भी देखिए शब्द मिलेंगे आपको, क्या, ला और बेरुल। क्या हो जा रहा है इसमें, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, पता नहीं क्या हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है दूसरा जगह। अब देखिए बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो बादाम आप 4 खाएंगे, जब 4 बादाम जब खाते हैं तो अगर एक साथ या अलग अलग भी खाते हैं तो क्या आवाज़ निकलती है? कट कट की आवाज़ निकलती है। और आइजोल भी है, आइजोल भी कहीं आता है इसका, आइजोल। और जोर से खाएंगे आइजोल, इसका एक आइजोल भी आता है ना, बादाम कर्नाटक नहीं रहेगा तो आइजोल रहेगा। फिर तो जोर से खाएंगे तो आपको कैसी आवाज़ निकलेगी? कट कट की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। अब देखिए 29 प्रश्न आपका, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो रंग महल किसकी है? 4थी नंबर की गुफा है बाघ में। अब देखिए 30वां प्रश्न आपका, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो देखिए ये लड़काना में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? तो इसका पूरा शब्द हम लिख देते हैं, तब आपको समझाते हैं कैसे आप इसको याद रखेंगे। सिंध प्रांत है ना, सिंध प्रांत। तो ये मोहन जो है लड़का है, मोहन जो आपका है लड़का है, वो भी कैसा लड़का है? सीधा लड़का है। मोहन जो लड़का है वो कैसा लड़का है? सीधा लड़का है। तो आप इसको याद, आपको फट से याद होगा कि नहीं, ये सिंध है, ठीक है, सिंध लड़का, सीधा लड़का। अब देखिए 31 प्रश्न है, R37 नामक कब्रिस्तान सिंधु घाटी की किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो हड़प्पा पे पाए जाते हैं। तो ये जो है हड़प्पा, जो मोहन के पापा हैं, उन्होंने किसका आविष्कार कर दिया? तो R37 का कर दिया है। मैं एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दिन पढ़ाऊंगी, जिसमें से जहाँ हड़प्पा में जो चित्र मिलते हैं उसको अलग ढंग से बता दूंगी और मोहनजोदड़ो में क्या मिलते हैं, ताकि जब भी प्रश्न आप देखें तो आपको ये हड़प्पा में है कि नर्तकी की पुरुष धड़ या जो नर्तक हैं कहाँ है, दोनों प्रश्न आपको अलग अलग बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 32 प्रश्न हमारा, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये महादेव, मैंने आगे भी इसको बहुत ट्रिक से माध्यम से बताया था, मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला है। और महादेव नहीं, पर्वत मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत श्रृंखला है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के। तो महादेव कहाँ बैठे हुए हैं?
पूरा पूरा एकदम मढ़े ऊपर, एकदम ऊपर बैठे हुए हैं। महादेव को पंचमढ़ी में बैठे हुए, महादेव पंचमढ़ी, माँ और माँ पंचमढ़ी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, घायल सुअर की गुफा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर की गुफा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपके मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। अब बच्चों इसको इतना मिर्चा खिला दिए कि ये पूरा घायल हो गया, सुअर को इतना मिर्चा खिला दिए कि घायल हो गया, ठीक है, मिर्ज़ापुर में हो गया, आ गया ये। और एक प्रश्न आपका ये भी बनता है, एक घायल सुअर को ले जाते हुए मार्मिक चित्र कहाँ का है। एक घायल सुअर को ले जाते हुए उसका, एक घायल सुअर को, इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं जो मैं बता रही हूँ। एक भंडालिया वाला भी है, तो ये वाला तो मैं जो एक घायल सुअर को ले जाते हुए, वो भीमबेटका में आपका मिला हुआ, भीमबेटका में। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको तो मिर्चा खिला दिए तो ये जो है घायल हो गया सुअर, मिर्ज़ापुर हो गया, चित्र यहाँ मिला है। और एक ऐसे शब्द आए, घायल सुअर को, एक मरे हुए सुअर को या कुछ ले जाते हुए, तो भीम इतना शक्तिशाली थे कि भीमबेटका में वाला चित्र है जो मैं ऊपर वाला लिखी हूँ, तो ये भीमबेटका में है। हमारे भीम इतनी शक्तिशाली थे, तो जैसे अगर कोई आदमी मर जाता है तो सुअर इतनी भारी है तो कोई आम इंसान उसको उठा पाएगा, तो भीम इतने शक्तिशाली थे कि मरे हुए सुअर को घसीटते हुए उठा ले गए। तो ये प्रश्न आता है जो कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं इसको ट्रिक से बताई हूँ, जो आपको याद रखिएगा कि भीम इतने शक्तिशाली थे कि मरे हुए सुअर को ले जा रहे हैं, भीमबेटका, ठीक है। अब देखिए 34 प्रश्न आपका, भारत भवन कहाँ स्थित है। अब देखो एक भारत कला भवन आ जाएगा, भारत कला भवन है तो वहाँ वाराणसी हो जाएगा। लेकिन देखिए ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, आसान प्रश्न तो हैं लेकिन यही एक शब्द आपको जो है कंफ्यूज कर देगा। बस यही भवन याद रखिएगा, यहाँ कला याद रखिएगा। जब भवन और कला को अलग कर देंगे तब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक चीज़ और यहाँ बता देते हैं, जब ये भोपाल को देखिएगा तो उसको भूखा बना दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति अपने घर पहुँचा, अपने भवन में पहुँचा, तो इतना भौकाल मचाल दिया क्योंकि वो भूखा था, भोपाल मचा दिया, भौकाल मचा दिया। अपने घर पे पहुँचा जब भवन में तो भौकाल मचा दिया, ठीक है। जो ट्रिक बता रही हूँ अगर आप लोग दिमाग में सेट रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये तो गारंटी दे रहे हैं। अब देखिए 35 प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं, तो इसके 6 तत्व माने गए हैं। और देखिए नीचे है भी रूपरेखा, रंग, अंतराल, पोत, यही ना है इसके। और षडांग भी 6 हैं, षडांग भी 6 हैं, जिसकी अवनीन्द्रनाथ ने भाषा में व्याख्या की थी, इसी की ना षडांग की जो जय मंगला वाली है, इसमें भी 6 ही पाए जाते हैं। रूप, भेदा, प्रमाण, भाव, लवण, योजना, इति इति 6 दोनों रहेंगे। अब देखिए 36 प्रश्न आप, कहाँ अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखते जाइएगा प्रश्नों को, देखिए मैं आगे तक नीचे भी अभी ट्रिक से ही बताऊंगी, इसलिए आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, बीच से मत स्किप करिए। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ है। जो ट्रिक नहीं रहेगा उसमें तो ट्रिक नहीं लगाऊंगी, जहाँ बताने लायक रहेगा वहाँ बताऊँगी। नीचे तक भी अभी प्रश्न है जो बता रही हूँ अभी आपको। अब देखिए प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है, तो कहाँ होगी, मोहनजोदड़ो में। ये जो मोहन है सीधा लड़का तो है, इसको गलत कैसे काटा है भी अजीब है। अब देखिए मोहन सिंध नदी और हड़प्पा रावी नदी दोनों हो गया ना, वो मैं आगे जो नदी था ये सिंध है और रावी नदी, तो देखिए दोनों अलग अलग कैसे हो गए। मोहन सीधा लड़का हो गया जब, तो इनकी जो मैडम थी, अब इनको नर्तकी को इनकी पत्नी बना लीजिए, तो इन्हीं के साथ रहेंगी ना। तो कभी ये प्रश्न पूछता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिली है, हड़प्पा में, तो दोनों जगह आप हड़प्पा मत करिएगा, मोहन के साथ ही ये रहेगी। नर्तकी जो है इनकी पत्नी जो है मोहन के साथ ही रहेंगी। वो भी डांसिंग गर्ल है ना, जो 10.5 है ना इसका इंच और 4.1 ऊंचाई है। तो आपको जो बता रहे हो तो उसको याद रखिएगा, इनकी पत्नी इनके साथ ही रहेंगी, मोहन सीधा लड़का ना दिला। अब देखिए 38 प्रश्न आपका, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है। अब बताइए, जमीन के कलाकार तो सभी जानते हैं कौन है, तो एम.एफ. हुसैन हो गए। लेकिन जो बच्चे पढ़े नहीं हैं वो भी जमीन का अगर आ जाए तो कहेंगे किस कलाकार की है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आदमी जो है अब उसके हुस्न को, जैसे नहीं रहता कि
आदमी जमाना उसके हुस्न के पीछे दीवाना है। जमाना उसके हुस्न के पीछे, ये शब्द मैं कहते हुए सोचते हूँ कि आप लोग गलत ना समझे, लेकिन ये मैं तो समझाने के लिए बता रही हूँ। ज़मीन को जमाना बना लीजिए और उसने हुस्न के पीछे जमाना हुसैन, जमाना दीवाना है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो बता देते हैं थोड़ा, जो बच्चे अगर नहीं जैसे इस चित्र को याद किए हैं उसको ऐसे याद करिएगा, जैसे जमाना हुस्न के पीछे दीवाना। ठीक है, अब देखिए हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? आपका 29 प्रश्न है, तो ये ईरान का रहने वाला था। इसमें तो कुछ नहीं बताएंगे ट्रिक, बाकी आगे देखते। अब देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय 40 प्रश्न किस शहर में स्थित है? तो देखिए आगे किस शहर में स्थित है? आपके दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अब 41 प्रश्न आगे है, कुछ प्रश्न जो मैं बताऊंगी अभी। कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौंदर्य का सृजन करना। कला को से सौंदर्य से याद रखिएगा, सौंदर्य होगा। अब देखिए इसमें मैं बताऊंगी, क्योंकि पुस्तक में तो कन्फ्यूजन सबको होता है, आपको भी होता होगा। अब जहाँ इसको ऊपर करेंगे तब आप लोग समझ पाएंगे क्या मैं बताना चाह। रिपब्लिक और प्लेट, यही दो चीज़ याद रखिए। जब वहाँ शादी ब्याह होता है ना, तो वहाँ पब्लिक जुटेगी। पब्लिक जब जुटेगी तो किस में खाएगी खाना? प्लेट में खाएगी। तो क्या आपको ये बहुत आसानी से, जहाँ देखें रिपब्लिक पब्लिक देखेंगे वहाँ प्लेट। ठीक है, प्लेटो लगा दीजिएगा। किसी का रस्तु वस्तु का सोचिएगा ही, मैं जो मैं ट्रिक बता रही हूँ तुरंत आप वहाँ पहुँचेंगे अगर आपके दिमाग में सेट रहेगा तो। अब देखिए होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो देखिए दुसाइल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अब देखिए 44 प्रश्न आपका हो गया। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। अब देखिए कोई नहीं आया था पहले, अंग्रेज ही आए थे हमारे यहाँ ना, उन्हीं का हुक्म चलता था, तो वो खोज भी अंग्रेज ही करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के कोई यहाँ का व्यक्ति थोड़ी ना कर पाएगा। अब देखिए अवनीन्द्रनाथ का भारत माता का चित्र किस तकनीक में बना है? अब देखिए भारत माता तो हमारे यहाँ की 1905 में बनाए थे भारत माता ना इन्होंने, अवनीन्द्रनाथ ने। तो ये तो भारत माता तो हमारे यहाँ की हैं। आदमी की जैसे दिमाग में सेट रहता है कि ये तो हमारे देश की हैं भारत माता, तो क्या वहाँ जापान आपके दिमाग में आएगा? लेकिन आपको इसको याद रखिएगा कि यहाँ का तकनीक नहीं है, ये जापानी तकनीक से बनाए हैं इसको। यहाँ की तकनीक नहीं है हमारी देसी, वैसे जापानी तकनीक से भारत माता बनी हुई है। अब देखिए जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि दी से अलंकृत किया? तो मोहम्मद हसन हो गए। और एक असर की उपाधि भी इसको मिली थी ना, मंसूर को। नादिर उल असर, असर ये थे। तो असर का मंसूर और जमा हो जाएंगे। जब कोई हंसता है तो वहाँ क्या हो जाती है? भीड़ जमा हो जाती है। जब कोई हंसता है तो क्या हो जाएगी? भीड़ जमा हो जाएगी ना। तो हसन जहाँ रहेगा वहाँ जमा रहेगा। और असर, और देखिए मंसूर में भी रहा है और असर में भी रहा है। तो इसको जहाँ ऐसे देखिएगा तुरंत आप इसको मंसूर करिएगा, और जहाँ हंसेंगे लोग वहाँ भीड़ जमा हो जाएगी, तो इसको आप हसन से करिएगा। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए आगे प्रश्न आपका, अब ये हो गया कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो कोलकाता हो जाएगा। और देखिए प्रश्न आया है, मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया है। किसको कहा गया? ये आगे प्रश्न था क्या? बिहजाद, इन्हीं को बिहजाद को कहा गया है। दोबारा शायद आ गया क्या? अब देखिए 39 प्रश्न आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? विशाल अन्नागार है। लेकिन इसमें दो प्रश्न आ जाते हैं। स्नानागार यहाँ पे, अन्नागार मैंने पढ़ दिया, वही मुझे जो ध्यान आ रहा था वही मैं पढ़ दी। कहीं कहीं अन्नागार भी यहीं होगा। तो अगर हमको तो जहाँ तक पता है कि विशाल सबसे बड़ा ये अन्नागार ही है, लेकिन यहाँ भी दो ऑप्शन देते हैं स्नानागार। तो आप ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा, उसको कई जगह देख लीजिएगा, जो एकदम सेट रहेगा उसी को इंसान लगाइएगा। बाकी इधर उधर बहुत प्रश्नोत्तर जो है कला में कन्फ्यूजन वाले हैं, इसको मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। 50 प्रश्न देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। वो भी 16 नंबर की गुफा है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया हुआ, कृष्ण प्रथम ने। तो यहाँ हमारा 50 प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। जो मैंने जितने भी आसान ट्रिक थे वो सब मैंने आपको बता दिए। बाकी आप जो मैंने कई प्रश्न में जो बताएं, अगर उस तरीके से आप प्रश्नों को याद रखते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको प्रश्न दिमाग में सेट रहेंगे और हमेशा के लिए याद रहेंगे।
ऐसे मैं प्रश्नों को याद करती हूँ, आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपके दिमाग में कितना सेट हो रहा है आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। मैं अपना जितना बेस्ट से बेस्ट देना की कोशिश कर रही हूँ वो आपके लिए। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को तो आज 100-200 तक जा रहा है किसी किसी वीडियो पे, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। तो ये आपकी मर्जी, हमारी नहीं है। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे भी बेस्ट बेस्ट आपको मैं दूंगी। आगे हर चीज़ मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। जो जिसको पसंद आ रहा है वो मेरे वीडियो को देखने वक्त एक अपना लाइक भी दे दिया करिए, जिससे कुछ अच्छा लगेगा हमको। बाकी मुझे कोई नाराज़गी नहीं आप लोगों से। आप लोग का इच्छा कहेगा खुद ही, किसी को कहने से कोई काम नहीं करता है। जहाँ आप लोगों की जिस दिन इच्छा होगी खुद ही आप लोग लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अब यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जो मेरे कहने और बोलने में कोई अशुद्धि हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद बच्चों।